हेलो दोस्तों, आज आपका पीक पॉइंट अकेडमी में बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि हम लोग यूपीपीसीएल टीजी 2 की वैकेंसी को फाइट करने के लिए, क्योंकि क्या है कि एग्जाम बराबर से वैकेंसियां तो आ रही हैं लेकिन एग्जाम थोड़ा सा लेट हो रहा है चुनावी कारण के कारण। एग्जाम क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेट होने की प्रक्रिया प्रोसीजर चालू है। तो हम लोग यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन ब्रांच, क्योंकि क्या है कि यूपीपीसीएल लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही आरामदायक जॉब है, इसलिए लोग यूपीपीसीएल को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और हम लोगों ने इसी चीज को नजरअंदाज करते हुए, मतलब देखते हुए, हम लोगों ने देखा कि हर चीज को यूपीपीसीएल से जोड़ते और कनेक्टेड करते हैं ताकि आपको क्या मिले, यूपीपीसीएल में बहुत अच्छा क्या मिले, एक रिस्पॉन्स मिले। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ दिन पहले सेल पढ़ रहे थे। सेल के टॉपिक्स जो जो हैं, हमने आपको ये भी बताया था प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया था प्राइमरी सेल के अंतर्गत क्या कौन कौन से सेल आते हैं, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत कौन कौन से सेल आते हैं, मैंने आपको ये सब बताया था। बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो आपके सेकेंडरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत कौन कौन से सेल आते हैं। सेकेंडरी सेल के अंतर्गत कौन कौन से सेल आते हैं, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। सेकेंडरी अर्थात क्या दिया, द्वितीय सेल, एक मिनट, द्वितीय सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेल इंग्लिश में उसे बोलेंगे सेकेंडरी सेल, राइट। अब सेकेंडरी सेल क्या क्या होते हैं, आप लोग को बताया था प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होते हैं आपके क्या होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक लेड एसिड सेल होता है, दूसरा होता है आपका क्षारीय सेल। कौन सा सेल बेटा, क्षारीय सेल। अब क्षारीय सेल के अंतर्गत दो प्रकार के सेल आते हैं। कैसे आते हैं, दो प्रकार के सेल कैसे आते हैं, आपको निकिल आयरन सेल, एक होता है निकिल कैडमियम सेल। निकिल आयरन सेल और फिर निकिल कैडमियम सेल। बेटा जिस प्रकार का आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है आपका कि लेड एसिड सेल में आप ये बताइए कौन कौन सी बैटरियां होती हैं, और निकिल आयरन सेल होता है, निकिल कैडमियम सेल होता है, इसमें कैथोड की छड़ कौन सी होती है, एनोड की छड़ कौन सी होती है। क्योंकि ये नाम से ही पुकारे जाते हैं निकिल आयरन सेल, इसका मतलब एक निकिल क्या होगा, या फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, राइट है। और उसके बाद में जो आयरन होगा या फिर पॉजिटिव होगा या फिर, मतलब दोनों में से कोई एनोड होगा तो कोई क्या क्या होगा, कैथोड होगा। इससे इन दोनों से पहचाना जा सकता है कि कोई ना कोई क्या है, आपकी कैथोड और एनोड, मतलब आपकी कैथोड और एनोड की प्रॉब्लम जो है वो आपकी किससे सॉल्व हो जाएगी, आपके नामों से ही सॉल्व हो सकती है, क्षारीय सेल, राइट है। अब आप देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद में अब आपको देखना है कि द्वितीय सेल सेकेंडरी सेल कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे का दूसरा नियम क्या है। क्योंकि जो बैटरी के नीचे एक सब्सटेंस झड़ के आता है, नीचे जो कचरे के रूप में इकट्ठा हो जाता है, राइट है, उसकी मात्रा कैसे मुक्त होती है किसी सब्सटेंस पे, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकेंडरी सेल, जो आपकी प्राइमरी सेल में जो मैंने आपको सेल बताए थे, हर सेल का आपको वोल्टेज, कैथोड की छड़ कौन सी होती है और एनोड की छड़ कौन सी होती है, ये सब आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं फैराडे का फर्स्ट नियम। फैराडे नियम जो आधारित है वो वैद्युत अपघटनीय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पे आधारित है। जब तक आपकी बैटरी पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप बैटरी में कोई किसी प्रकार का केमिकल, कोई इलेक्ट्रॉन को संचित करने का किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होगा। तो चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि फैराडे के नियम विद्युत अपघटन से कैसे संबंधित हैं, राइट है दोस्तों। तो अब आप देखिए फैराडे का प्रथम नियम, दो नियम इसने दिए थे, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम या पहला नियम, प्रथम नियम। दूसरा आपका क्या दिया था बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक, द्वितीय।
तो हम लोग पहले नियम के बारे में पहले अच्छी तरह जानेंगे, उसके बाद में दूसरे नियम के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। तो पहले नियम को ऐसे देखना है ताकि एक क्या है, हम आपको फैराडे के प्रथम नियम को आपको खेल खेल में समझाएंगे, राइट है। कैसे समझाएंगे? खेल खेल में समझाएंगे, राइट है। अब आप देखिए फैराडे का प्रथम नियम होता क्या है, तो आप देखिएगा किसी इलेक्ट्रोड के नीचे या किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान जो आपका मटेरियल इलेक्ट्रोड से झड़ रहा है, एक इलेक्ट्रोड भी कंटिन्यू क्या होगा, उसकी आपकी जो क्रिया होगी, क्रिया की वजह से उसकी लाइफ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमती चली जाएगी, राइट है। तो अब इसका मतलब कुछ ना कुछ द्रव्यमान क्या कर रहा है, अपना क्षरण कर रहा है, कुछ ना कुछ क्षरण करेगा। तो मैंने आपसे कहा फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले जो पदार्थ का द्रव्यमान है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, राइट है। उसमें बहने वाली धारा के कैसे बेटा, समानुपाती। जब तक उसमें धारा नहीं, आप धारा का कनेक्ट नहीं करोगे तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होंगे बेटा, संग्रहित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन संग्रहित हो मतलब उसके बीच में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होगा, जो उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जो कहते हैं हम लोग H2SO4, जैसी बैटरी वैसा इलेक्ट्रोलाइट, राइट है दोस्तों। तो मैंने कहा जो आपका वो है इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है या पदार्थ का द्रव्यमान, उसे बहने वाली धारा के क्या होता है बेटा, समानुपाती, राइट है। उसके बाद अब इस पे ये निर्भर करेगा कि धारा को कितने समय तक उस बैटरी में यानी दी गई है, ये इसमें टाइम पर निर्भर करता है। तो मैंने दो कंडीशन आपको बताई कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो द्रव्यमान है वो बहने वाली धारा के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि किसी पदार्थ पर मुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो धारा के क्या होता है, वो टाइम पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। किसके टाइम पे, विद्युत धारा के डिपेंडेंट पे होता है कि किसी विद्युत धारा को कितने समय तक प्रवाहित किया गया, राइट है। ये समीकरण दोनों है, आप एक साथ लिख सकते हैं, राइट है, कॉम्बो कर दो आप। उसके बाद में जब इसका समानुपाती निशान हटेगा तो आप जानते हैं कुछ ना कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट के रूप में, जेड, इसको मानेंगे जेड आई पी। इधर पे जेड क्या है आपका, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, राइट। जेड क्या है आपका, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अब आप देखिएगा जेड हो गया। अब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, अब आप देखिए मैंने आपको बताया था, आपने जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में मैंने बेसिक बताया था आपको, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। पहला वीडियो मैंने आपको दिया था आपके इलेक्ट्रिशियन ब्रांच में, मैंने आपको बताया था I बराबर होता है Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा, धारा कहते हैं। ये आपकी क्या है, I, राइट है। ये क्या है आपकी I है। मैंने आपको बताया था आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा, धारा कहते हैं। और इसका मैंने मात्रक बताया था एम्पियर होता है। और वो सब चीज छोड़िए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो Q बराबर क्या हो गया बेटा, IT हो गया कि नहीं हो गया। इसकी जगह IT की जगह क्या रख सकते हैं, Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो M इक्वल टू क्या हो गया, ZQ। Q क्या हो गया, आवेश की मात्रा। ये क्या हो गया, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, राइट है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा कि आपको रासायनिक तुल्यांक दिए होगा, आवेश दिए होगा और पदार्थ की मात्रा निकालने के लिए बोल देगा। आपका केवल आपने फार्मूला पुटअप किया और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा तुरंत। नाउ फाइंड इट। अब उसके बाद में अब आप देखना है, अब सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन और क्या पुटअप किया था, अब आपको ये देखना है, राइट है। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो Z होता है अर्थात वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो आप देखिए इधर से आप क्या निकालोगे, मात्रक कैसे निकालोगे, ये M, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्यों नीचे जाएगा तो Z ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यदि हम इसका मात्रक क्या निकालना है बेटा, एमकेएस में निकाल रहे हैं तो ये केजी में होगा और नीचे क्या होगा बेटा, कूलाम में होगा। तो एक मात्रक आपका निकल के आ रहा है बेटा
क्या निकल के आ रहा है, केजी प्रति कूलाम। यदि सीजीएस में इसी को मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, ग्राम प्रति कूलाम। क्या आएगा बेटा, ग्राम प्रति कूलाम। कूलाम एक ऐसी राशि है जैसे उसको सीजीएस में मेजर किया जाए या फिर आपको किस में मेजर किया जाए, एमपीएस से मेजर किया जाए, सब में यूनिट में। बेटा अब आप देखिए हम दूसरे नियम के विषय में हम जब जानेंगे, ठीक है। तो दूसरा नियम फैराडे ने क्या दिया था, दोनों इलेक्ट्रोलिसिस के संबंध में ही दिए गए थे दो नियम। अब आप देखिए उसमें 1 बिलियन था, 1 बिलियन था, 1 पॉट था, हर चीज एक एक चीज थी। उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में आपको एम निकालना था कि पदार्थ इलेक्ट्रोड से पदार्थ की मात्रा कितनी क्या हो रही है, क्षय हो रही है, राइट है। यहाँ पे दूसरे नियम में आपको क्या करना है, दूसरा नियम मतलब आपको 2 बिलियनों के बीच में क्या निकालना है, कंपैरिजन निकालना है, राइट दोस्तों। तो अब आप देखिए दोनों 2 बिलियन कैसे होंगे, मैंने कह दिया एक ये आपका बर्तन है, ठीक है, ये कह दिए कंटेनर है, एक कंटेनर ये है आपका, दूसरा कंटेनर है आपका क्या है बेटा, ये, राइट है। पहले कंटेनर में आपने क्या किया, कंटेनर में सपोज आपने क्या लिया, बिलियन लिया, दूसरे कंटेनर में आपने बिलियन ले लिया, ठीक। अलग अलग कंटेनरों में अलग अलग बिलियन, ठीक है। अब आपको सेम बिलियन लेना है वो अलग मैटर है, सेम नहीं ले सकते हैं ऐसा नहीं है। आपने एक इलेक्ट्रोड इधर पे रखा, एक इलेक्ट्रोड इधर पे रखा, अब एक इलेक्ट्रोड से तो धारा नहीं विसर्जित होगी ना भाई, कि आप ये सोचो कि एक इलेक्ट्रोड के बीच में धारा विसर्जित होने लगी, नहीं होगी। हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रोड यूज करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा खुद का लॉजिक होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आप देखिए मैंने कहा यदि अलग अलग, ठीक समझिए मेरी बात को, अलग माने मान लिए दोनों इलेक्ट्रोड दोनों बिलियन अलग है। सपोज इसमें H2SO4 भरा हुआ है तो इसमें NH4Cl भरा हुआ है, NH4 क्या भरा हुआ, भरा हुआ, ठीक। दो अलग अलग, राइट, अलग अलग जो आपकी वैद्युत अपघट्ट है, दो अलग अलग वैद्युत अपघट्ट में यदि समान समय तक टाइमिंग क्या हो, अगर इसमें 5 मिनट तक धारा प्रयोग 5 मिनट तक क्या की जाती बेटा, धारा प्रवेश कराई जाती, तो इसमें भी बेटा 5 मिनट तक ही धारा प्रवेश कराना, ध्यान देना, राइट है। तो 5 मिनट तक ये सपोज कि समान समय तक सेम टाइम में दोनों जो आपके समान समय तक यदि दोनों बिलियनों में समान धारा यानी गुजारी जाती है तो कह रहा है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। यदि मैंने कह दिया इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की द्रव्यमान की जो m1 है और इसमें क्या है आपका m2, राइट है। m2 द्रव्यमान आपका इलेक्ट्रोड पे वो होता है, संचित होता है, इधर पे क्या होता है m1, तो मैंने कह दिया m1 समानुपाती e1 के, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो आपके रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है, राइट है। फिर दूसरे अपघट्ट पर जो है आपका क्या होता है, समानुपाती होता है, दूसरे रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। दोनों को क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दोनों के क्या होते हैं आपके कांस्टेंट सेम होंगे, कांस्टेंट सेम होंगे तो आपके कट जाएंगे, राइट है। तो आप क्या कर सकते हैं, m1 अपान m2 इक्वल टू क्या कर सकते हो बेटा, E1 बातें E2 कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक अनुपात एक रेशियो, ये 2 बिलियनों में समान समय तक अलग अलग बिलियन है, 2 बिलियनों में समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके जो रासायनिक तुल्यांकों का अनुपात उनके द्रव्यमान नो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो आपका पदार्थ का द्रव्यमान है उनके अनुपात क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। इस प्रकार आपका दूसरा नियम क्या हुआ, फैराडे का समाप्त हुआ। इस पे कुछ नहीं, आपके क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जिनको आपको करना होता है। तो प्यारे दोस्तों अब आप लोगों ने बहुत ही छुट्टियां बना ली है, अब आपको लगना है जो भी आपने छुट्टियां की है उसको पूरी छुट्टियों को कवर करना है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और जो दोस्त अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह भी कंटिन्यू कर सके।
ओके दोस्तों, थैंक यू।